जय हिंद साथियों। तो आज देखने वाले हैं अपन राष्ट्रपति की शक्तियाँ। ठीक है, आज राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में चर्चा करेंगे। मैंने इससे पहले वाले वीडियो में कहा था कि राष्ट्रपति की शक्तियों पर अलग से एक वीडियो रहेगा। तो आज अपन राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में जानते हैं। इससे पहले मैं बता दूं, यदि आप उस टॉपिक को लेके अगर जो इससे पहले वाला जो वीडियो था उसमें यदि आप उनसे विधायकों की जो विधायकों का जो मत निकालने का जो मूल मान रहता है ना, अगर उसको लेके आप टेंशन में हो ना, तो बिल्कुल ही मत लीजिए। ठीक है ना। आप बस इतना याद रखिए कि जो राष्ट्रपति का निर्वाचन है उसमें कौन कौन भाग लेता है। तो लोकसभा के अध्यक्ष निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य और विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। ठीक है ना, बस इतना याद रखना है, इसके अलावा कुछ नहीं रखना है, क्योंकि अभी तो संख्या वैसे भी चेंज होने वाली है। क्योंकि जब अपने जम्मू कश्मीर में जब चुनाव होंगे तो वहां से जो भी विधायक बनेंगे, कितने विधायक होंगे, क्योंकि विधायकों की संख्या घटेगी बढ़ेगी ये तो पक्का निर्णय, पक्का निश्चित है। क्योंकि पहले उसमें लद्दाख भी था, तो लद्दाख से जो भी विधायक थे या जो भी था वो तो कम हुआ ना उसमें, तो घटेगी बढ़ेगी। क्योंकि अब लद्दाख तो बिल्कुल एक केंद्र शासित प्रदेश हो चुका है, तो इससे घटना बढ़ना है। तो आप उसको टेंशन मत लीजिए, बस उसको याद रखिए उस फॉर्मूले को कि एक विधायक का मान निकालने के लिए राज्य की जनसंख्या और उस राज्य के निर्वाचित सभी विधायक। ठीक है, इंटू में क्या करना है, 1000 का भाग देना है उसमें। ठीक है, और विधायकों के मतों के मूल्य का मान और नीचे सांसदों के, निर्वाचित सांसदों के संख्या। ठीक है ना, 776 जो मैंने बताई थी, बस आप उसको याद रखिए। इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना। होच पोच में ना तो वो तो बता दिया था कि समझाने के लिए कि भाई ऐसा होता है, आप उसको ज़्यादा लेके दिमाग में टेंशन मत लीजिएगा। ठीक है, तो आज स्टार्ट करते हैं राष्ट्रपति की शक्तियाँ, जो कि आर्टिकल 53 के अंतर्गत दी गई थी। आर्टिकल 53 के अंतर्गत संपूर्ण शक्तियाँ नहीं दी गई हैं राष्ट्रपति की। यदि आप सोचो कि राष्ट्रपति की संपूर्ण शक्तियाँ अपन को आर्टिकल 53 मिल जाएगी तो ये आप गलत है। ठीक है ना, आपको संपूर्ण शक्तियाँ राष्ट्रपति की आर्टिकल 53 के अंतर्गत नहीं दी गई हैं। उनकी कई कई मिलती हैं, छुटपुट। आज यहाँ से दे दी एक आध शक्तियाँ, एक दो शक्तियाँ यहाँ दे दी। यहाँ पे जो मिलती है वो आर्टिकल 53 के तहत जो दी गई है वो कार्यपालिका की शक्तियाँ मिलती है मुख्य रूप से वहीं पे। ओके, तो आर्टिकल 53 मैंने इसको बांट लिया है इस तरीके से, आप भी इसी तरीके से याद कीजिए फॉर्मेट में डिब्बे बना के। सबसे पहले आते हैं कार्यपालिका की शक्तियां। कौन सी कार्यपालिका की शक्तियां, जो कि आर्टिकल 53 के अंतर्गत दी गई मुख्य रूप से। नियुक्ति, राष्ट्रपति को नियुक्ति करने का अधिकार है। राष्ट्रपति कौन कौन की नियुक्ति करता है भाई? तो राष्ट्रपति सबसे पहले तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। किसकी नियुक्ति करता है? तो प्रधानमंत्री की। प्रधानमंत्री, ठीक है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है। ठीक है ना, याद रखिए। अगर कभी क्वेश्चन आ जाए क्या होती है प्रधानमंत्री की, तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है। और कौन करता है? तो भारत का राष्ट्रपति करता है। इसके अलावा प्रधानमंत्री की सलाह पर मंत्रिपरिषद की नियुक्ति, मंत्रिपरिषद के अलावा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, इसके अलावा हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की यानी कि उच्च न्यायालय के। ठीक है, एसटी ओबीसी की। ठीक है, एसटी ओबीसी आयोगों की गठन भी कौन करता है? तो भारत का राष्ट्रपति करता है। ठीक है, तो प्रधानमंत्री की, मंत्रिपरिषद की, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की, इसके अलावा जो चुनाव आयुक्त होता है उसकी नियुक्ति कौन करता है? तो भारत का राष्ट्रपति ही करता है, उदाहरण के तौर पे। ठीक है, तो ये क्या था, भारत की राष्ट्रपति का नियुक्ति का अधिकार, यानी कि भारत में जो मुख्य जो बड़े बड़े पद हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है? तो भारत का राष्ट्रपति करता है। ठीक है, इसके अलावा शपथ दिलाने का भी मंत्रिपरिषद को पूरा की पूरी शपथ जो होती है वो किसके सामने ली जाती है? तो शपथ कौन दिलाता है? तो भारत का राष्ट्रपति दिलाता है। इसी के साथ में जो उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं उन्हें कौन दिलाता है? तो भारत का राष्ट्रपति शपथ दिलाता है। ठीक है, तो शपथ दिलाने का अधिकार। इसके अलावा वित्त आयोग का गठन, क्या वित्त आयोग होता है ना, वित्त आयोग का गठन करता है कौन? तो भारत का राष्ट्रपति करता है। वित्त आयोग वो होता है जिसमें केंद्र और राज्यों के बीच करों का बंटवारा होता है, यानी कि फला कर आप लीजिए, फला कर हम लेंगे। जैसे कि शराब पर कर कौन लगाता है? तो राज्य सरकार लगाती है। क्या लगाती है? राज्य सरकार लगाती है, यानी कि राज्य सरकार के अंतर्गत आता है। इसीलिए तो राज्य सरकार, आप बोलोगे कि शराब बंद कर देना, इसीलिए नहीं करती वो, क्योंकि उनको काफी ज्यादा क्या होती है, कर की प्राप्ति होती है। ठीक है, आय की प्राप्ति होती है, इसलिए राज्य सरकारें अधिकतर बचती है। ठीक है ना, शराब बंद करने में। इसके अलावा किसी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र में शामिल करना, यानी कि आप बोलते हैं
कि साहब वो अनुसूचित क्षेत्र है, अनुसूचित जनजातीय क्षेत्र है, इसकी घोषणा कौन करता है भारत में? तो इसकी घोषणा करता है भारत का राष्ट्रपति। कौन करता है? तो भारत का राष्ट्रपति करता है। यानी किसी क्षेत्र को आप अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातीय क्षेत्र घोषित होना है तो उसको कौन घोषित करेगा? तो भारत का राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति कर सकता है, इसके अलावा और कोई नहीं करता, ठीक है ना। कौन करता है? तो भारत का राष्ट्रपति करता है। इसके अलावा ST SC OBC आयोग का गठन भी कौन करता है? तो भारत का राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? ST SC और OBC का जो आयोग होता है, उनका जो आयोग होता है, उनका गठन कौन करता है? तो भारत का राष्ट्रपति ही करता है। और आर्टिकल 74 के तहत दिया गया है कि जो राष्ट्रपति की जो कार्यपालिका शक्तियां होंगी, उनको राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली एक मंत्रिपरिषद होगी। यानी कि प्रधानमंत्री वाली मंत्रिपरिषद के सलाह पर ही क्या करता है? राष्ट्रपति काम करता है, सलाह पर, ठीक है ना, वैसे कुछ भी नहीं करता ये। ओके, इसके बाद आते हैं विधायी शक्तियां। कौन सी? विधायी शक्तियां। विधायी का मतलब होता है विधि, और विधि का अर्थ होता है कानून। क्या होता है? विधायी का मतलब विधि या कानून, ठीक है ना। तो कानून बनाने से संबंधित सारे मुद्दे। संसद का अभिन्न अंग। राष्ट्रपति क्या होता है? संसद का अभिन्न अंग होता है। संसद आप जानते हैं, संसद किन किन से मिलकर बनती है? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। किन से मिलती है? तो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, इन तीनों से मिलकर ही क्या बनती है? तो भारत की संसद बनती है। तो राष्ट्रपति क्या होता है? संसद का अभिन्न अंग होता है। क्या होता है? अभिन्न अंग होता है, ठीक है। इसके अलावा राष्ट्रपति के हस्ताक्षर। राष्ट्रपति के हस्ताक्षर। राष्ट्रपति के हस्ताक्षर से मतलब है, यानी कि जब भी कोई कानून बनता है, यानी कि कोई भी कानून, मान लीजिए आप किसी भी क्षेत्र में कोई भी कानून तब तक पारित नहीं होगा, यानी कि जब तक पूर्ण नहीं माना जाएगा, जब तक कि उस पर राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर नहीं कर देते। क्या? जब तक राष्ट्रपति अपने उस पर हस्ताक्षर नहीं कर देते, तब तक वो कानून संपूर्ण नहीं माना जाएगा। चाहे भले ही लोकसभा से पारित हो जाए, राज्यसभा से भी पारित हो गया, और यदि उस कानून पर राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर नहीं किए तो वो कानून मान्य नहीं होगा, ठीक है ना, वही फेल हो जाएगा। और जब राष्ट्रपति लोकसभा, राज्यसभा दोनों पारित कर देती है, और उसके बाद जब राष्ट्रपति हस्ताक्षर कर देता है ना, तभी जाके अंतिम रूप पाता है, तभी जाके वो मान्य माना जाता है। क्या? तभी जाके वो संवैधानिक माना जाता है, तभी जाके वो अपना अंतिम रूप धारण करता है, ठीक है ना। तो अंतिम रूप से कौन करता है? तो राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बिना कोई भी बिल पारित नहीं हो सकता, ठीक है ना। पारित तो हो सकता है लेकिन पूर्ण नहीं हो सकता, यानी कि लागू नहीं हो सकता बिना राष्ट्रपति के सिग्नेचर के बिना। आर्टिकल 123 के तहत अध्यादेश जारी करना। अध्यादेश जारी का मतलब होता है, मान लीजिए संसद अपने सत्र में नहीं है, सत्र मतलब यानी कि अपनी बैठक में नहीं है, ठीक है ना। जैसे कि बजट बैठक, ग्रीष्मकालीन बैठक, शीत ऋतु, ये ऐसे बैठक ही रहती है ना, उनकी जो बैठक चलती रहती है, और वो अपनी बैठक में नहीं है अभी। तो और सरकार को क्या करना है? कोई कानून बनाना है। मंत्रिपरिषद की सलाह से ही बनाता है, ये ऐसे नहीं अपनी मर्जी से नहीं बनाता। तो अब संसद को क्या करना है? कोई कानून पारित करवाना है। और संसद क्या है? जो मतलब मंत्रिपरिषद को क्या करवाना है? कोई कानून पास करवाना है, अर्थात प्रधानमंत्री वाली मंत्रिपरिषद को। और संसद अपने सत्र में नहीं है, तो क्या करेंगे? वो जो मंत्रिपरिषद होती है वो क्या करती है? एक अध्यादेश जारी करवा देती है। किससे? राष्ट्रपति से। किससे करवाती है? तो राष्ट्रपति से एक अध्यादेश जारी करवा देती है। और वही क्या होता है? फिलहाल के लिए क्या माना जाता है? कानून माना जाता है। यानी कि आर्टिकल 123 के तहत क्या कर सकते हैं? राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकते हैं। वो अध्यादेश जब तक मान्य रहेगा, जब तक, कब तक? जब तक कि संसद अपने सत्र में नहीं आ जाती। संसद सत्र में मतलब जब तक संसद की बैठक नहीं होती। जब बैठक होगी तब क्या होगा? उस पर बहस होगी, मतदान होगा, तब जाके वो दोनों क्या, लोकसभा और राज्यसभा से जब पारित हो जाएगा, उसके बाद राष्ट्रपति हस्ताक्षर कर देंगे तो वो कानून स्थायी रूप धारण कर लेगा। यानी कि जो अध्यादेश जारी करते हैं ना, ये अस्थायी होते हैं। ये कैसे होते हैं? अस्थायी। जब तक संसद का सत्र नहीं आता तब तक के लिए काम चला रही है सरकार, ठीक है ना। इससे तो 123 के तहत क्या कर सकती है? क्या कर सकता है? राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है, यानी कोई भी कानून लागू कर सकता है, ठीक है, जब तक संसद सत्र में ना हो। संसद के सत्र बुलाना। क्या कराना? संसद के सत्र बुलाना। यानी कि मान लीजिए 6 महीने में या कोई भी एक भी मीटिंग नहीं हुई है, 6 महीने के अंतर्गत मीटिंग होनी जरूरी रहती है उसकी, तो नहीं हुई है, तो संसद को आदेश दे देगा राष्ट्रपति की संसद के सत्र बुलाए जाएं। तो संसद के सत्र बुलाने का आदेश, यानी कि बैठक करवाने का आदेश भी कौन जारी कर सकता है? तो अपना राष्ट्रपति ही कर सकता है, ठीक है। इसके अलावा लोकसभा को भंग करना। क्या करना? लोकसभा को भंग करना। लोकसभा को भंग किस अनुच्छेद के माध्यम से करता है राष्ट्रपति? तो आर्टिकल 85 के तहत करता है। किसके तहत? आर्टिकल 85 के तहत क्या कर सकता है? राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है। यानी कि मान लीजिए
संसद लोकसभा में क्या हो चुकी है, जो सरकार है वो क्या कर चुकी है, अपना बहुमत खो चुकी है, यानी कि अपना बहुमत पेश नहीं कर पा रही, यानी कि अपना बहुमत नहीं जुटा पाई। बहुमत एक दो होंगे कोई जो चले गए पैसे लेके दूसरी पार्टी में, ठीक है ना। अब उन्होंने क्या कर दिया, अपना बहुमत खो दिया। तो इसके तहत जब बहुमत पास नहीं हो पा रहा है तो क्या करेंगे, राष्ट्रपति क्या कर सकते हैं, लोकसभा को भंग कर देंगे। क्या कर देंगे, लोकसभा को भंग कर देंगे। और आर्टिकल, ये लोकसभा को भंग करते हैं वो किस आर्टिकल के तहत करते हैं, तो आर्टिकल 85 के तहत क्या करते हैं, लोकसभा को भंग करते हैं। ठीक है। संसद को संबोधित करना, क्या करना, संसद को संबोधित करना। संसद को संबोधित कब करते हैं, जैसे कि कोई चुनाव हुए सरकार के, नई पार्टी चुनाव जीतकर केंद्र में जाएगी, तो जो सबसे पहले जो लोकसभा की बैठक होगी, संसद अब नई सरकार चुन के जा रही है, तो क्या करेंगे, जो नई सरकार रहती है उससे पहले क्या देंगे, संसद में जो राष्ट्रपति होते हैं वो भाषण देंगे। ठीक है, अभी भाषण बोलते हैं, उनको संबोधित बोलते हैं, संबोधित करेंगे। इसके अलावा क्या होता है, जब बजट सत्र चालू होता है, यानी कि जब बजट पेश होता है, तो उससे पहले भी क्या करते हैं, राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों को क्या करते हैं, संबोधित करते हैं। ठीक है, तो संसद को संबोधित करने का अधिकार भी किनके पास है, तो भारत के राष्ट्रपति के पास है। ठीक है। इसके बाद आते हैं वित्तीय शक्तियां। कौन सी वित्तीय शक्तियां, वित्तियों का मतलब होता है रुपए पैसे से। कैसे, रुपए से। ठीक है, रुपए से, तो रुपयों से संबंधित मामले, रुपये से संबंधित यानी कि पैसे से संबंधित शक्तियां। धन विधेयक पर पूर्व अनुमति, धन विधेयक पर क्या करते हैं, राष्ट्रपति से पूर्व अनुमति ली जाती है, यानी कि संसद क्या करेगी, यानी कि जो सरकार रहती है, यानी कि जो पार्टी रहती है, जो बहुमत वाली पार्टी होती है, यानी कि प्रधानमंत्री वाली, वो क्या करेगी, जब वित्तीय क्या करेगी, धन विधेयक जब पेश की, विधेयक 4 प्रकार के होते हैं, धन विधेयक, साधारण विधेयक, वित्तीय विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक। ठीक है, तो जब इनमें से धन विधेयक को पारित करने के लिए जब संसद पेश करेगी, संसद में यानी कि लोकसभा में रखेगी, लोकसभा के पटल पर रखेगी, तो उससे पहले क्या करेंगे, वो राष्ट्रपति से पूर्व अनुमति लेंगे। अगर राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति नहीं है तो वो लोकसभा के पटल पर धन विधेयक को नहीं रख सकते। ठीक है, और धन विधेयक है या नहीं है, ये कौन डिसाइड करता है, तो जो लोकसभा का जो स्पीकर होता है ना, लोकसभा अध्यक्ष होता है ना, वो डिसाइड करता है। ठीक है, ये धन विधेयक है कि साधारण विधेयक है या वित्तीय विधेयक है या संविधान संशोधन विधेयक है, ये कौन डिसाइड करता है, तो लोकसभा का जो अध्यक्ष रहता है वो करता है। ठीक है, तो धन विधेयक पर क्या, धन विधेयक लाने से पहले राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति। आकस्मिक निधि, आकस्मिक निधि का जो वर्णन है वो कहाँ मिलता है, तो हमारे संविधान के आर्टिकल 267 में मिलता है। कौन से में, 267 में मिलता है। आकस्मिक निधि का मतलब होता है आपातकाल के लिए बचाए हुए पैसे। ठीक है, आपातकाल के लिए बचाए हुए पैसे, जैसे कि हम अपने घरों में नहीं रखते क्या, कई लोग रहते हैं जिनके पास, मतलब जो क्या करते हैं, तो जिनके पास पैसा रहता है, अपने पास तो है नहीं, अपन तो काम चला रहे हैं अपना, तो क्या करते हैं कि राष्ट्रपति जो होते हैं, यानी कि जो सरकार होती है, जैसे कि अपने घर में मान लीजिए अगर कोई मेडिकल इमरजेंसी आ जाए, तो मेडिकल इमरजेंसी के लिए अलग, कोई भी खाने पीने के लिए अलग, अपना सब एक बजट नहीं चलाते, बजट बना के नहीं चलते क्या, उसी चीज़ के तरह से। ठीक है ना, तो कोई आकस्मिक यानी कि आपातकाल स्थिति आ जाए कोई, और जैसे कि कोरोना काल था, ये आपातकाल स्थिति थी। ठीक है ना, तो उसमें क्या करते हैं, आकस्मिक निधि, अर्थात जो संचित यानी कि जो आपातकाल के लिए जो सरकार पैसा बचा के रखती है, उसका जो पूर्ण अधिकार होता है वो किसके अंतर्गत आती है, यानी कि वो किसके अंडर में रहता है, वो आकस्मिक जो आपातकाल के लिए जो पैसा रहता है, तो वो भारत के राष्ट्रपति के अंडर में ही रहता है। किसके अंडर में रहता है, भारत के राष्ट्रपति के अंडर में ही रहता है, यानी कि भारत के राष्ट्रपति से बिना पूछे सरकार उस आपातकाल के पैसे का यूज नहीं कर सकती। ठीक है, प्रत्येक वर्ष वार्षिक वित्तीय विवरण, प्रत्येक वर्ष क्या करना पड़ता है, वार्षिक वित्तीय विवरण पेश करना पड़ता है। कहाँ पे, लोकसभा में। आर्टिकल 112 में इसका क्या दिया गया है, तो वर्णन दिया गया है। वित्तीय विवरण का मतलब बजट, क्या, बजट, जो हर साल आप बजट देखते हो ना, वो वित्तीय, प्रत्येक वर्ष का क्या होता है, वार्षिक वित्तीय होता है। ठीक है ना, वार्षिक वित्तीय विवरण, यानी कि एक साल में सरकार ने कितनी अर्निंग की है, अर्थात कितने पैसे आए हैं, कितने खर्च किए हैं, इन सब की जानकारी क्या करना पड़ता है, लोकसभा के सामने पेश करनी पड़ती है हर साल। ठीक है, और ये किसके माध्यम से होता है, तो राष्ट्रपति के माध्यम से होता है, यानी कि राष्ट्रपति आदेश देता है कि अब आप बजट पेश कीजिए, साहब बताइए कितना पैसा, कितना खर्च किया, कितना आया, सब कुछ जानकारी सरकार को देना पड़ती है लोकसभा में। ठीक है, और ये कौन कहता है, तो राष्ट्रपति कहते हैं। किसके तहत, आर्टिकल 112 के तहत। इसके बाद आते हैं सैन्य शक्तियां। कौन सी, सैन्य शक्तियां। सैन्य शक्तियां तो
सैन्य शक्तियां अर्थात जो राष्ट्रपति होता है भारत का, वो जो भारत का राष्ट्रपति होता है वो तीनों सेनाओं का अध्यक्ष होता है, जल थल वायु। जल थल वायु इन तीनों सेनाओं का अध्यक्ष कौन होता है? तो भारत का राष्ट्रपति होता है, ठीक है। यानी कि इन तीनों सेनाओं का जो अध्यक्ष होगा वो भारत का राष्ट्रपति होगा। इसके अलावा युद्ध व शांति की घोषणा, यानी कि किसी देश के साथ में युद्ध करना है या शांति की घोषणा करनी है, तो ये अधिकार किसके पास है? तो भारत के राष्ट्रपति के पास है। किसके पास? तो भारत के राष्ट्रपति के पास होता है। अर्थात युद्ध व शांति की घोषणा करने का अधिकार किसके पास रहता है? तो भारत के राष्ट्रपति के पास ही रहता है। हालांकि वो करता किसकी सलाह पे है? तो प्रधानमंत्री के कहने पे करता है, ठीक है। सैनिक मामलों में क्षमादान। क्या? सैनिक मामलों में क्षमादान अर्थात यानी कि मान लीजिए कोई जो फौजी होता है वो क्या होता है, कोई गलती कर देता है और उस पर कोर्ट मार्शल हो जाता है, तो राष्ट्रपति क्या कर सकता है? उस फौजी को क्षमादान दे सकता है। क्या कर सकता है? क्षमादान दे सकता है और इसके बाद में उस पर कोई कोर्ट मार्शल नहीं होगा, ठीक है ना। तो ये भी शक्ति किसके अंतर्गत आती है? तो सैन्य शक्ति के अंतर्गत ही आती है भारत के राष्ट्रपति के पास। इसके बाद आते हैं न्यायिक शक्तियां। न्यायिक शक्तियां, जो न्यायपालिका तो अलग है, लेकिन जो भारत का राष्ट्रपति है उसको कुछ न्यायिक शक्तियां दी गई है। इसका मतलब ये नहीं कि सारे भारत के जो भी सारे न्यायिक मामले हैं वो राष्ट्रपति सुलझा देंगे, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना। आर्टिकल 72 के तहत क्षमादान, यानी कि जो भी राष्ट्रपति क्षमादान करता है वो किसके तहत करता है? तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि राष्ट्रपति किसके तहत क्षमादान करता है, किस आर्टिकल के तहत करता है? तो आर्टिकल 72 के तहत करता है। यानी कि किसी को फांसी दी जानी है और फांसी से पहले वो क्या करता है, जब हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट उसे क्या कर देता है, फांसी की सजा सुना जाता है। यानी कोई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने फैसला दे दिया भाई फांसी का, सुप्रीम हाई कोर्ट के पास जाएगा, हाई कोर्ट ने भी फैसला वही रखा था बरकरार कि भाई तुम्हें फांसी होनी है। इसके बाद कहाँ जाएगा? तो सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा? सुप्रीम कोर्ट भी उस फैसले को कायम रखता है कि भाई तुम्हें फांसी होनी है। तो इसके बाद व्यक्ति कहाँ जा सकता है अंतिम रूप से? तो राष्ट्रपति के पास जा सकता है और राष्ट्रपति क्या कर सकते हैं? या तो उन्हें क्षमा कर सकते हैं या उसकी सजा को बदल सकते हैं। यानी कि राष्ट्रपति क्या करेंगे? राष्ट्रपति चाहे तो उसे बिल्कुल भी बरी कर सकते हैं, यानी कि बिल्कुल बरी भी कर सकते हैं, जाओ तुम्हें माफ किया, ऐसा भी हो सकता है। इसके अलावा वो जो रहती है ना सजा रहती है उसको क्या कर सकते हैं? परिवर्तन कर सकते हैं, यानी कि फांसी की जगह कारावास दे दिया, जीवन यानी कि जो उम्र कैद रहती है ना उसमें तब्दील कर दिया, फांसी की सजा को उम्र कैद में तब्दील कर दिया। सजा को घटा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, ये सब अधिकार किसके पास रहते हैं? तो भारत के राष्ट्रपति के पास रहते हैं। और ये अधिकारों का यूज वो किसके तहत करते हैं? तो आर्टिकल 72 के तहत करते हैं, ठीक है। इसके अलावा 143 के तहत सुप्रीम कोर्ट से परामर्श, यानी कि अगर कोई न्यायिक मामला है तो राष्ट्रपति क्या कर सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट से भी परामर्श ले सकते हैं, यानी कि सलाह मशवरा कर सकते हैं। किसके तहत? तो आर्टिकल 143 के तहत क्या कर सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकते हैं। यदि जैसे कि अब कोई मामला गया कि भाई हमें फांसी की सजा हुई और कोई व्यक्ति कहे कि हमें क्षमादान देना है और राष्ट्रपति को पता नहीं है कि मुद्दा क्या है, तो राष्ट्रपति क्या करेगा? सुप्रीम कोर्ट से सलाह लेगा कि भाई इसने जुर्म क्या किया है, तो राष्ट्रपति को पूरी जानकारी दे देगा सुप्रीम कोर्ट। हालांकि वो सुप्रीम कोर्ट की जो सलाह दी गई उसे मानने के लिए बाध्य नहीं होता कि मुझे मानना ही पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। राष्ट्रपति ने बोल दिया भाई मैं आपसे सलाह मांगू, तो सलाह मांगी है, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि मैं वो काम करूंगा ही, मैं मेरी मर्जी से भी कर सकता हूँ या आपकी सलाह मान भी सकता हूँ या कुछ हद तक मान सकता हूँ, ठीक है ना। तो 143 के तहत क्या करता है? जो राष्ट्रपति होता है वो सुप्रीम कोर्ट से परामर्श ले सकता है, यानी कि सलाह मशवरा कर सकता है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की नियुक्ति करता है, जो जज होते हैं उनकी नियुक्ति करता है। अपन ने वहां भी पढ़ा था, यहाँ भी देख लें। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की जो जज होते हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है? तो भारत का राष्ट्रपति ही करता है, ठीक है। इसके बाद आते हैं आपात शक्तियां। कौन सी? आपातकालीन की शक्तियां। तो आपात शक्तियां कौन सी है? तो भारत में राष्ट्रपति के पास आपातकाल की 3 शक्तियां। कौन सी? 3 है। 352 के तहत क्या कर सकता है राष्ट्रपति? भारत में राष्ट्रपति शासन लगा सकता है। क्या कर सकता है? भारत का जो राष्ट्रपति है वो आर्टिकल 352 का यूज करके भारत में राष्ट्रपति यानी कि नेशनल इमरजेंसी की घोषणा कर सकता है। इसके अलावा 356 के तहत क्या कर सकता है? तो किसी भी राज्य विशेष में या क्षेत्र विशेष में क्या कर सकता है? तो राष्ट्रपति शासन लगा सकता है, जो हर देखने को मिलते ही है कहीं ना कहीं। अभी 1-2 जगह देख लीजिए, जैसे पुदुचेरी में अभी शायद लग चुका है, वहां पे राष्ट्रपति शासन चल रहा है। जम्मू कश्मीर में राष्ट्रपति शासन चल रहा है, ठीक है ना। तो ये तो चलता ही रहता है। आर्टिकल 356 के तहत लगाया जाता है वो। इसके अलावा आर्टिकल 360 के तहत वित्तीय आपातकाल की घोषणा की जाती है, यानी कि पैसे, यानी कि जैसे किसी
क्षेत्रीय सरकारी क्या है, वित्तीय एजेंसी की अपनी अभी जो अर्थव्यवस्था है वो बिल्कुल डगमगा गई है। तो ऐसी स्थिति में क्या कर सकता है राष्ट्रपति, वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। ये अभी तक भारत में नहीं लगी है। ये आर्टिकल 360 के तहत दी गई वित्तीय आपातकाल की घोषणा भारत में अभी तक नहीं हुई। नेशनल इमरजेंसी भारत में 3 बार लग चुकी है। कितनी बार लग चुकी है? 3 बार लग चुकी है। कब कब लगी? तो पहली लगी थी 26 अक्टूबर 1962 को। कौन सी? 26 अक्टूबर 1962 को लगी थी। कब लगी? 1962 को। ठीक है। इस समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन। सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ठीक है, सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। क्यों लगी थी? क्योंकि चीन ने हम पे आक्रमण किया था। किसने किया था? चीनी आक्रमण के समय। ठीक है। तो ये कब लगा था? 26 अक्टूबर 1962 को। 3 बार लगी ना इमरजेंसी। तो पहली कब लगी थी? तो 26 अक्टूबर 1962 को लगी थी। उस समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। किसने आक्रमण किया था? तो बाह्य आक्रमण के समय हुई थी। ठीक है। जो नेशनल इमरजेंसी की घोषणा की जाती है वो 3 तरह से की जा सकती है। कितने तरीके से? 3 तरीके से। ठीक है। एक बाह्य आक्रमण, दूसरा भारत खुद से युद्ध में कूद जाए किसी युद्ध में, और तीसरा क्या होती है? आंतरिक अशांति। क्या होती है? आंतरिक अशांति। अब सशस्त्र विद्रोह हो गया, उसकी जगह आंतरिक अशांति को अब हटा दिया। ठीक है ना। तो आंतरिक अशांति, सशस्त्र विद्रोह या सशस्त्र विद्रोह। दूसरा कौन सा है? तो भारत किसी खुद से क्या हो जाए, किसी युद्ध में शामिल हो जाए। या तीसरा कौन सा होता है? तो बाह्य आक्रमण। तो जो 26 अक्टूबर 1962 को जो इमरजेंसी लगी थी वो क्या हुई था कि भारत पर किसने आक्रमण कर दिया था? तो चीन ने आक्रमण कर दिया था। उस समय भारत में नेशनल इमरजेंसी घोषणा हुई थी। और जब उस समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के राष्ट्रपति थे राधाकृष्णन सर्वपल्ली। ठीक है, राधाकृष्णन सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ठीक है ना, उल्टा नाम ले रहा हूँ। ये थे भारत के राष्ट्रपति जो कि पहली बार नेशनल इमरजेंसी की घोषणा हुई थी। ठीक है। क्या हुआ था? बाह्य आक्रमण। क्या हुआ था? बाह्य आक्रमण। दूसरा कौन सा है? तो 3 दिसंबर 1971। 3 दिसंबर 1971 को लगी थी। 3 दिसंबर 1971। उस समय कौन थे? तो बीबी गिरी। कौन थे? बीबी गिरी। भारत के राष्ट्रपति कौन थे उस समय? तो बीबी गिरी थे। कौन थे? बीबी गिरी थे। क्या हुआ था? आप जानते ही हैं, भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था और भारत का पोता जन्मा था बांग्लादेश। ठीक है ना, यानी कि बांग्लादेश अलग हो गया था उस युद्ध में। यानी कि जो पूर्वी पाकिस्तान था, जिसे आज अपन बांग्लादेश के नाम से जानते थे, वहाँ पर बहुत ज़्यादा अत्याचार हो रहा था। आप लोगों ने पढ़ा ही होगा इसके बारे में। तो जिसमें 1 लाख पाक से 1 लाख से ज़्यादा पाक, शायद 80 घनी 1 लाख पाक सैनिकों ने क्या किया था? आत्मसमर्पण किया था भारत के सामने। तो ये युद्ध कब हुआ था? 3 दिसंबर 1971 को स्टार्ट हुआ था। यानी कि 3 दिसंबर 1971 को क्या हुई थी? भारत में नेशनल इमरजेंसी घोषणा हुई थी। जब उस समय भारत के राष्ट्रपति कौन से? तो बीबी गिरी थे। ठीक है, याद रखिए 1971 के समय भारत में राष्ट्रपति कौन थे? तो बीबी गिरी थे। और 1962 के समय सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। ठीक है। इसके बाद आते हैं 25 जून 1975। कौन सा? 25 जून 1975। 1975 को क्या हुआ था? आंतरिक अशांति के कारण भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने, जो समय राष्ट्रपति थे फखरुद्दीन अहमद अली। कौन थे? फखरुद्दीन अहमद अली। फखरुद्दीन अहमद अली थे उस समय भारत के राष्ट्रपति से क्या करवा दिया? नेशनल इमरजेंसी की घोषणा करवा दी। ठीक है। तो आंतरिक अशांति के कारण भारत में अभी तक मात्र एक बार ही राष्ट्रपति शासन लगा है। और वो कब लगा था? तो 3 जून 1975 को लगा था। उस समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के राष्ट्रपति थे फखरुद्दीन अहमद अली थे। कौन थे? फखरुद्दीन अहमद अली थे। ठीक है। जो कि 23 मार्च 1977 तक चला था शायद। ठीक है ना, याद नहीं, लेकिन 1977 तक चला था। तो 25 जून 1975 को क्या लगा था भारत में? आंतरिक अशांति का हवाला देके पहली बार भारत में राष्ट्रपति शासन लगाया गया था। उस समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? तो फखरुद्दीन अहमद अली थे। और भारत के प्रधानमंत्री कौन थी? तो इंदिरा गांधी थी। ठीक है। और दो बार कब लगा? तो 2 बार बाह्य आक्रमण के समय लगा। एक बार 1962 चीन,
दूसरा भारत पाकिस्तान, और तीसरा कब लगा है तो आंतरिक अशांति के कारण लगा था। इसके बाद आते हैं राष्ट्रपति की वीटो पावर। वीटो पावर को हम क्या कहते हैं, 111 के तहत इसका वर्णन किया गया है, जिसे पॉकेट वीटो भी कहते हैं। देखिए वीटो पावर, जो राष्ट्रपति के पास ऑप्शन होते हैं ना, वो 3 ऑप्शन होते हैं। यदि राष्ट्रपति के पास कोई बिल गया, मान लीजिए लोकसभा, राज्यसभा, या लोकसभा से भी पारित हो गया, राज्यसभा से भी पारित हो गया, राष्ट्रपति के सिग्नेचर के लिए, अंतिम रूप के लिए, सिग्नेचर के लिए राष्ट्रपति के पास गया, तो राष्ट्रपति के पास 3 ऑप्शन होते हैं। या तो राष्ट्रपति उससे पुनर्विचार के लिए दोबारा भेज दे कि भाई आप इस पर एक बार और विचार कर लीजिए, ये इस पर करना है कि नहीं करना है, क्योंकि मुझे सही नहीं लग रहा है। तो यदि पास करके दोबारा भेज दे तो राष्ट्रपति क्या करेगा, उस पर साइन कर देगा, ठीक, करना ही पड़ता है फिर तो। दूसरा ऑप्शन होता है कि राष्ट्रपति उस पर साइन कर दे, उस जो विधेयक आया है, यानी कि जो कानून आया है, विधेयक आया है, उस पर क्या कर दे, साइन कर दे। पहला पुनर्विचार के लिए भेज दे, दूसरा उस पर साइन कर दे, या तीसरा क्या होता है, अपने पॉकेट में रख ले, उसे क्या कहते हैं अपन, पॉकेट वीटो। यानी कि हाँ ना कुछ भी जवाब नहीं देना, बस अपनी पॉकेट में रख के, पॉकेट में रखना मतलब ये नहीं कि पॉकेट में 24 घंटे लेके ही घूम रहा है, ठीक है ना, अपना रख देता है, कोई जवाब नहीं देना, तो समझ लेते हैं कि राष्ट्रपति ने क्या कर लिया, वीटो पावर का यूज कर लिया, ठीक है। तो वीटो पावर का यूज किसके तहत किया जाता है, तो आर्टिकल 111 के तहत किया जाता है। अन्य शक्तियां कौन सी, अन्य शक्तियां या स्वविवेकीय शक्तियां। स्वविवेकीय शक्तियों में किसको शामिल किया जाता है, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि भारत का जो राष्ट्रपति है, लोकसभा चुनाव हुए हैं, लोकसभा चुनाव में कोई भी पार्टी क्या कर पाई है, बहुमत शामिल नहीं कर पाई है, यानी कि बहुमत साबित नहीं कर पाई है, तो उसके तहत जो राष्ट्रपति को अपनी स्वविवेक शक्ति से ये जांच सकता है कि हाँ भाई कौन सी पार्टी बहुमत साबित कर सकती है या किस पार्टी के पास बहुमत साबित हो सकता है, तो उसको क्या करेगी, सरकार बनाने के लिए, उसको क्या करेगा, सरकार बनाने के लिए क्या करेगा, आमंत्रण करेगा, क्या करेगा, आमंत्रण करेगा। यानी क्या कहते हैं, अन्य शक्तियां स्वविवेकीय शक्ति। भारत में जो सबसे ज़्यादा अभी तक, सबसे ज़्यादा मेजोरिटी से, यानी कि जो वोटों से जो राष्ट्रपति बने हैं उनके नाम लिख लीजिए। उनमें सबसे पहले राजेंद्र प्रसाद। कौन है, राजेंद्र प्रसाद, क्वेश्चन कभी आ जाए तो। राजेंद्र प्रसाद कितने % वोटों से जीते थे, तो 1957 में बने थे, 99.3, कितने, 99.3% वोट इन्हें मिले थे। कब बने थे, तो 1957 में, ठीक है। इसके बाद आते हैं राधाकृष्णन। राधाकृष्णन को कितने मिले थे, तो राधाकृष्णन को मिले थे 98.3%, 98.3% वोटों से जीते थे। ये कब जीते थे, तो 1962 में, 1962 में बने थे, ठीक है, यानी कि भारत चीन के युद्ध के समय। और तीसरे कौन है, तो KR नारायण। कौन है, KR नारायण, ठीक है। KR नारायण कितने से जीते थे, तो 94.75, कितने हैं, तो 94.75। कब बने थे, तो 1997 में, 1997 में ये जीते थे, ठीक है। इसके अलावा जो सबसे कम वोटों से अभी तक बने हैं राष्ट्रपति, वो कौन थे, तो 50.2%, कितने, 50.2% के साथ में BB गिरी। कौन थे, तो BB गिरी थे, ठीक है। यानी कि अभी तक सबसे कम वोट किसे मिले थे, तो जो कि राष्ट्रपति बने हुए हैं, तो BB गिरी बने थे। कब बने थे, तो 1969 में, ठीक है, 1969 में ये भारत के राष्ट्रपति बने थे। ये सबसे कम वोटों से, ये सबसे ज़्यादा, सबसे लंबा कार्यकाल भी इन्हीं का, ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का, राधाकृष्णन, KR नारायण। यानी कि अभी तक भारत में राष्ट्रपति 2 टर्म पूरी करने का जो रिकॉर्ड है वो किसके पास है, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के ही पास है। लेकिन आमतौर पर 2 टर्म पूरी किसी ने नहीं की है, सब एक टर्म करके ही निकल लिए। हालांकि ऐसा कोई नियम नहीं है कि भारत का राष्ट्रपति केवल 2 ही बार राष्ट्रपति बन सकता है, वो चाहे जितनी बार बन सकता है। अमेरिका में नियम है कि कोई भी राष्ट्रपति 2 बार से ज़्यादा राष्ट्रपति नहीं बन सकता, ठीक है। ये थी भारत की राष्ट्रपति की कुछ शक्तियाँ, जो कि खत्म आज राष्ट्रपति। इसके बाद करेंगे अपन उपराष्ट्रपति, उसके बाद प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तो अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें वीडियो को। धन्यवाद।